हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से ही है। और आज हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम इंटेलिजेंस को डिटरमिन कैसे करते हैं, बेसिकली निकालते कहाँ से हैं। ठीक है, या हमें पता कैसे चलता है कि किसका कितना इंटेलिजेंस लेवल है। तो 1905 के अंदर अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था इंटेलिजेंस को मेजर करने का, जिसमें इन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस को फॉर्मली मेजर करके देखा था कि निकाला कैसे जा सकता है, इंटेलिजेंस को नाप कैसे सकते हैं। और 1908 के अंदर स्केल रिवाइज हुआ था इनका, जब आया था कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, जिसको हम एमए भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमए बोलते हैं। मेंटल एज, मेंटल एज क्या होती है कि बेसिकली एक इंसान का दिमाग का लेवल कितना है उसकी एज के अकॉर्डिंग। मान लो कोई 8 साल का है तो 8 साल जितना दिमाग से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेंटल एज होती है। मतलब कि मेजर ऑफ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके दिमाग का कितना डेवलपमेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू, या उन लोगों के रिलेशन में जो कि उसी के एज ग्रुप के हैं। यानी कि 10 साल के बच्चे का दिमाग का कितना विकास हुआ है, कि वो 10 साल के बच्चे के जितना बिहेव कर रहे हैं वैसे एक्ट कर रहे हैं, या उससे 10 साल से कम 8 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं, या 10 साल से ज़्यादा 12 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेंटल एज क्या है? मेजर ऑफ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। मेंटल एज मान लो 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड का परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट पर इक्वल करता है उसके एवरेज परफॉर्मेंस लेवल पर, जो कि 5 साल के बच्चे नॉर्मली दिखाएंगे, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे 5 साल के बच्चे बिहेव करते हैं। या उसका इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर कुछ उस हिसाब से आया है जितना एक 5 साल के बच्चे का आना चाहिए, अगर उसका मेंटल एज 5 है तो। ठीक है, कि मेंटल एज ऑफ 5 मीन्स चाइल्ड परफॉर्मेंस और एन इंटेलिजेंस टेस्ट इक्वल्स एवरेज परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5-year-olds। यानी कि 5 साल के जितने भी बच्चे अगर उस टेस्ट को करेंगे तो उनका जैसा एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आएगा, वैसे ही उस 5 साल वाले बच्चे ने उस टेस्ट को करा और उसका रिजल्ट भी वैसा ही निकल के आया है जिसका मेंटल एज 5 है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? जो हमारी एक्चुअल में एज है। ठीक है, बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, मतलब अगर पैदा होने से लेके कैलकुलेट करें अभी की डेट तक तो हमारी कितनी एज है, नॉर्मल जो एज एक इंसान की होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। अब यहाँ पर बता रहा है कि एक ब्राइट चाइल्ड का एमए जो है वो ज़्यादा होता है उसके सीए से। यानी कि एक ब्राइट स्टूडेंट का या एक ब्राइट चाइल्ड का जो एमए होती है वो ज़्यादा होती है उसके सीए से। मेंटल एज ज़्यादा होती है क्रोनोलॉजिकल एज से। और एक डल चाइल्ड के लिए, एक जो थोड़ा कमज़ोर दिमाग से और नालायक जिसे हम बेसिकली कहते हैं, उस डल चाइल्ड का एमए कम होता है सीए से, मेंटल एज कम होती है क्रोनोलॉजिकल एज से। रिटार्डेशन को ऐसे डिफाइन करा है बिनेट और साइमन ने कि 2 मेंटल एज ईयर्स कम हो गए हैं क्रोनोलॉजिकल एज से। यानी कि वो 12 साल का है लेकिन वो 10 साल के जितने की तरह बिहेव कर रहा है, दिमाग से वो 10 साल जितना दिखता है या दिमाग से वो 10 साल जितने की तरह है, और एक्चुअल में उसकी एज 12 साल है। 2 साल कमज़ोर उसका दिमाग पीछे चल रहा है, 2 साल जैसे उसको, मतलब बेसिकली 12 साल वाले को या तो 12 साल वाले के जितना या 13-14 साल के जितने वाले की तरह बिहेव करना चाहिए, बट वो 10 साल के जितना कर रहा है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डिटेरियोरेशन हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर डैमेज चल रहा है, डिफिशेंसी आ रही है, कमी हो रही है किसी चीज़ की, डिटेरियोरेशन जारी है। ठीक है, तो ये बता रहे रिटार्डेशन को ऐसे डिफाइन करा, ऐसे बताया बेनेट और साइमन ने, वही जिनका पहला सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुआ था इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए 1905 में। ये डेट और ये नाम पता होने चाहिए, आ सकते हैं 1 मार्क्स में। और किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया और कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि MA CA। और अभी आगे IQ भी पढ़ेंगे, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर में। ठीक है, तो इन दोनों ने ये बताया कि 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो क्रोनोलॉजिकल एज, यानी 2 साल पीछे है उसका दिमाग, या 2 साल छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है वो बिल्कुल, मतलब लाइक 10 साल वाला 8 साल की तरह बिहेव कर रहा है और 8 साल वाला 6 साल की तरह। 2 साल कमज़ोर है उसका दिमाग, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि बिनेट और साइमन ने बताया कि 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज,
1912 में विलियम स्टर्न, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है? मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज से और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। MA डिवाइड बाई CA इंटू 100, इसका IQ का फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने MA अपॉन CA इंटू 100 लिखा हुआ है और वो A ब्लैक से लिखा है और कुछ फ़र्क नहीं है, समझ जाना। और नंबर 100 को यूज़ किया गया है एज मल्टीप्लायर, जिससे कि डेसिमल पॉइंट अवॉइड हो। यानी कि जब MA अपॉन CA करके जो हम निकालें, अगर वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ रहा है तो वो अवॉइड करने के लिए साथ में 100 है बस, ठीक है। जब MA CA के इक्वल हो जाता है तो IQ 100 आता है। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा MA भी 10 होगा और CA भी 10 होगा तो 10 से 10 कट जाएगा और IQ के फॉर्मूले के हिसाब से IQ निकल जाएगा 100, यही वो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर MA ज़्यादा होता है CA से तो IQ 100 से ज़्यादा आएगा, ये भी नॉर्मल सी बात है। अगर IQ कम होता है 100 से तो MA कम हो जाएगा CA से। अगर IQ जो है वो 100 से कम है तो MA भी कम होगा CA से। यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि IQ बिकम्स लेस देन 100 व्हेन MA इज़ लेस देन CA। यानी कि जब तुम्हारा MA कम होता है ना CA से तो IQ भी 100 से कम आता है। हाँ यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ईयर चाइल्ड जो है उसका मेंटल एज 12 है और उसका IQ 120 है, यानी 120 इज इक्वल टू 12 अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं सॉरी 12 अपॉन 10 इंटू 100, क्योंकि दे रखा है ना यहाँ पर कि 10 ईयर ओल्ड, तो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई और मेंटल एज है 12। मैं एक मिनट लिख के बताती हूँ, इसे समझ नहीं आएगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 10 साल का बच्चा है, यानी अगर किसी बच्चे का CA क्रोनोलॉजिकल एज 10 है और उसकी मेंटल एज 12 है तो उसका IQ 120 निकल के आएगा, ठीक है। क्यों 120 निकल के आएगा? 12 अपॉन 10 इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100। और अगर उसी सेम बच्चे का MA 7 है एंड IQ 70 है, ठीक है, MA 7 है और IQ 70 है, सॉरी वो ये बोलना चाह रहे हैं अगर उसी सेम बच्चे का जो कि 10 साल का है, जिसका क्रोनोलॉजिकल एज सेम 10 ही है और उसका MA 7 है तो उसका IQ निकल के आएगा 70, क्योंकि फिर 7 अपॉन 10 इंटू 100 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। 10 के एक ज़ीरो से 100 का एक ज़ीरो कटा, 70 आ गया उस बच्चे का IQ। और एवरेज IQ जो होता है पॉपुलेशन का वो 100 होता है, जिसमें कोई एज मैटर नहीं करती, यहाँ पर एज देखी नहीं जाती। एवरेज IQ पॉपुलेशन का वर्ल्ड में हर किसी इंसान का देखा जाए तो एवरेज ज़्यादातर लोगों का फॉल 100 में ही करता है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। IQ स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉपुलेशन में इस तरीके से कि स्कोर जो है ज़्यादातर लोगों का वो मिडल रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बीच में ही आके फॉल करेगा। कुछ लोगों का या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत कम हो सकता है IQ स्कोर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि IQ स्कोर्स के लिए होता है वो अप्रॉक्सीमेट किया जाता है एक बेल शेप्ड कर्व के थ्रू, जिसको नॉर्मल कर्व के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। हाँ, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है सेंट्रल वैल्यू के अराउंड, ठीक है, जिसको मीन कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है IQ स्कोर्स का वो इस तरीके से किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि फिगर 1.2 में बुक में दिखा रखा है। मीन IQ स्कोर पॉपुलेशन में 100 होगा। लोग जिनके IQ स्कोर 90 से 110 की रेंज में आएंगे उनकी नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी, और जिनका IQ 70 से कम होगा ना उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और जिनका IQ 130 से ज़्यादा होगा, अबव 130, उनको एक्सेप्शनल टैलेंट्स में गिना जाएगा उन लोगों को। और IQ स्कोर जो होगा एक पर्सन का, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं टेबल 1.1 को रेफर करके। यहाँ पे बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ। अबव 130 वेरी सुपीरियर होते हैं और ये 2.2% है हमारी पॉपुलेशन में। 120 से 130 सुपीरियर होते हैं, 6.7% हमारे पॉपुलेशन में। 110 से 119 हाई एवरेज, 16.1% पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। 90 से 109 एवरेज, 50.0। 80 से 89 लो एवरेज होते हैं और 70 से 79 बॉर्डर लाइन। बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ये भी 2.2% ही पाए जाते हैं पॉपुलेशन के अंदर। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो अबव 130 है, एवरेज वाला है, और हाई एवरेज लो एवरेज भी है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। और वैसे तो पूरी टेबल ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन जो पूछे जाते हैं वो एवरेज, सुपीरियर और डिसेबल्ड पूछे जा सकते हैं,
कि फर्स्ट वाला, मिड वाला और लोएस्ट जो है एंड वाला, सारे पर्सन्स का सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं और कुछ एवरेज की उसमें रेंज में फॉल करते हैं। एक प्रैक्टिकल यूज़ इंटेलिजेंस टेस्ट का ये हो सकता है कि हमें पहचानने में, जानने पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है उन लोगों को जो कि एक्सट्रीम्स पर होते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के, यानी कि जिनका बहुत हाई लेवल ऑफ आईक्यू होता है। आइडेंटिफाई पर्सन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अगर हम टेबल 1.1 को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 2% की पॉपुलेशन की होती है जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा होता है, और सिमिलर सेम परसेंटेज 2% का ही आईक्यू 70 से कम भी होता है। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में आते हैं उनको इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कहते हैं, जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा है, और जो लोग सेकंड ग्रुप में आते हैं जिनका आईक्यू 70 से कम है उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं। यही दोनों ग्रुप्स डिविएट कर सकते हैं, भटक सकते हैं, ये अपना जो है आईक्यू रेंज चेंज कर सकते हैं कंसिडरेबली नॉर्मल पॉपुलेशन में से, अपने कॉग्निटिव दिमाग जैसे इनका चलता है, इमोशनल जैसे इनके फीलिंग्स हैं, और इनका जो मोटिवेशन है इसके इनके अंदर कितनी है, इन लोगों के अंदर कुछ भी करने की, उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन फीचर्स या क्वालिटीज़ के हिसाब से ये डिविएट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यानी कि सुपीरियर से हमारे जो डिसेबल्ड है वो बन सकते हैं, डिसेबल्ड से सुपीरियर हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस अगला टॉपिक, जिसके अंदर आते हैं इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी। अब वो यहाँ पर ये बता रखा है कि एक तरफ गिफ्टेड और क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं जिनको हमने ऊपर डिस्कस करा अभी, जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा है। दूसरी तरफ होते हैं बच्चे जो कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है बहुत सिंपल स्किल्स, बहुत आसान चीज़ें भी याद करने में। ठीक है, और ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे ही दिखाते हैं क्या, इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के नाम से भी जानते हैं। एज ग्रुप अगर देखा जाए तो वाइड वेरिएशन है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के अंदर। इसके भी पार्ट्स हैं अलग अलग 4, जो कि हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इस तरीके से देखा या पता है कि ये सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, जिसके साथ में डेफिसिट देखने को मिल सकते हैं अडेप्टिव बिहेवियर में, और ये मैनिफेस्ट हो सकता है, बच्चे में डेवलप हो सकता है, बच्चे में देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, यानी 0 से 18 ईयर्स की एज के बीच में या 18 ईयर्स से पहले। ये डेफिनेशन मेन हमें 3 बेसिक फीचर्स बताती है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के, इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी के, जिसमें से पहला आ जाता है कि अगर हमें किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की तरह जज करना है, किसी को बताना है कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है ये बच्चा, तो वो बच्चा फिर हमें दिखाएगा या हमें उसके बिहेवियर में देखने को मिल जाएगा, उस पर्सन के बिहेवियर में, कि वो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसकी, यानी कि उसका आईक्यू 70 से कम है, तभी हम उसको सब एवरेज इंटेलिजेंस के नाम से बोल सकते हैं, या ऐसे बुला सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा रिलेट करेगा डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर के साथ। अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है कि एक पर्सन की कैपेसिटी कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है अपने कामों के लिए, प्लस वो इफ़ेक्टिवली अच्छे से डील कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। बेसिकली अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में हमें वहाँ पर एडजस्ट करना, खुद को ढालना आता है, हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा फीचर यही है कि डेफिसिट ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, लैक दिख सकता है, दिमाग में कमियां देखने को मिल सकती हैं डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, बिटवीन 0 and 18 ईयर्स ऑफ एज। भाई 18 साल से पहले तुम्हें देखने को मिल जाएंगी ये चीज़ें कि वो अडेप्टिव बिहेवियर नहीं है उसका, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा अपने इन्वायरमेंट में, उसका आईक्यू भी 70 से कम है, दिमाग भी उसका में जो है वो एज के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग बहुत कम है, उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहा, उसका माइंड भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इतना अटेंशन जितना देना चाहिए चीज़ों पे उतना फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो इंडिविजुअल जिनको कैटेगराइज किया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, वो सिग्निफिकेंट वेरिएशंस दिखाते हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स और वैरायटीज़ देखने को मिलती है उनकी एबिलिटीज़, जो जो काम वो कर सकते हैं उसके अंदर भी, जो कि रेंज कर सकती है उन लोगों से जिनको सिखाया जा सकता है काम, जिनको हमें काम टीच करना पड़ता है, उनको टॉट करना पड़ता है, उनको काम सिखाना पड़ता है,
और जिससे कि वो अपने स्पेशल अटेंशन के साथ फोकस कर सकें या फंक्शन कर सकें, कोई भी काम कर सकें, वो सिखाना पड़ता है। और उन लोगों से लेके वहाँ तक रेंज कर सकती है जिनको ट्रेन ही नहीं कर सकते हम, जिन लोगों को, और जिनको इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत पड़ती है पूरी अपनी लाइफ के दौरान, लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब ऐसे इसमें वैरायटी हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर देखने को मिल सकती है। या तो वो लोग तो आएंगे जिनको मैं काम वर्क प्लेस में कैसे काम करना है वो सिखाना पड़ेगा, और उनको जिससे कि वो अपने स्पेशल अटेंशन के साथ फोकसली कोई भी काम कर पाएँ या इन्वायरमेंट में फंक्शन कर पाएँ, वो सिखाना पड़ेगा। और साथ में वो लोग भी आ जाएंगे जिनको हम ट्रेन कर ही नहीं सकते, मतलब जिनको हम काम सिखा भी नहीं सकते। अगर वो खुद कर नहीं सकते ना काम, उनके पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, इतना मतलब उनके पास अपना जो कहते हैं एक बेसिक लेवल वाला दिमाग नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, तो हम उनको ट्रेन भी नहीं कर सकते, हम उन्हें काम सिखा भी नहीं सकते। और उनको इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है, 24 घंटा उनके ऊपर कोई देख रेख करने वाला, देखभाल करने वाला चाहिए पूरे लाइफ टाइम, उनकी पूरी लाइफ के दौरान। आगे हम पढ़ेंगे मेन IQ स्कोर जो है पॉपुलेशन में वो 100 होता है, मतलब पढ़ेंगे नहीं, सॉरी, हमने अभी देखा कि जो मेन IQ स्कोर निकल के आता है पॉपुलेशन का वो 100 होता है। और ये फिगर्स यूज़ हो सकती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि कैटेगरीज क्या होती हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की। अलग अलग लेवल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं। पहला आ जाता है माइल्ड, जिनका IQ 55 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 70 तक होता है। मॉडरेट आ जाती है दूसरी कैटेगरी, जिनका IQ 35 से 40 के बीच में, अप्रॉक्स जाता है वहाँ तक 50 से 55 की रेंज में। सीवियर, जिनका IQ 20 से 25 के बीच में से लेकर जाता है 25 के बाद से अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 में सीधा। प्रोफाउंड, जिनका IQ 20 से 25 की रेंज से कम आता है, बिलो होता है इससे। डेवलपमेंट जो होता है लोगों का माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ वो टिपिकली कम होता है उनके पीयर्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। माइल्ड डिसेबिलिटी इज़ टिपिकली स्लोअर देन दैट ऑफ देयर पीयर्स, यानी कि जो माइल्ड डिसेबिलिटी वाले होते हैं वो फंक्शन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, वो अकेले बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए, किसी के ऊपर बेसिकली सिंपल भाषा में कहें तो बोझ बने हुए, कोई लायबिलिटी नहीं है, वो कोई बोझ नहीं है धरती पे, वो एसेट है अपने आप में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं माइल्ड डिसेबिलिटी वाले। और जॉब्स भी उनको मिल सकती हैं, फैमिलीज भी मैनेज और हैंडल कर सकते हैं आराम से अपने बल पर। ठीक है, मतलब अगर हल्का सा थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए तो वैसे वो कर सकते हैं माइल्ड वाले, इतनी एबिलिटीज़ होती हैं उनके पास। और जैसे जैसे लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज़ होने लगता है, डिफ़िकल्टीज़ और मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, और उनको हम आराम से नोटिस कर सकते हैं। उनको स्ट्रांगली मार्क भी कर दिया जा सकता है उन इंसानों के अंदर जहाँ पर जिनके अंदर वो डिसेबिलिटीज़ देखी जा रही हैं बढ़ती हुई। जो लोग मॉडरेट डिसेबिलिटी के साथ होते हैं वो अपने पीयर्स से लैग बिहाइंड कर रहे होते हैं, पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत वीक और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डिफिशिएंट होते हैं, इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती उनके पास। और लैंग्वेज में और मोटर स्किल्स में भी वो इतने अच्छे नहीं होते अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। उनको ट्रेन करा जाता है सेल्फ केयर स्किल्स में कि वो खुद का तो एटलीस्ट ध्यान ढंग से रख सकें, खुद का तो उन्हें सेल्फ केयर करना आता हो। और जो आसान से हमारे सोशल लोगों के साथ मिलने जुलने वाली जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बातचीत कैसे करनी है, कब कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, उसमें उनको ट्रेन किया जाता है मॉडरेट वालों को। और उनको मतलब मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन चाहिए होता है रोज़ के कामों में, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान उन पर हमें देना पड़ता है, थोड़ा बहुत ध्यान उनका रखना पड़ता है, उनके ऊपर कोई निगरानी करने वाला, देख रेख करने वाला हमें चाहिए रोज़ के जो वो काम कर रहे हैं, रोज़ के एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के काम जो होते हैं ना उनमें भी। तो दे नीड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरीडे टास्क। इंडिविजुअल्स जो कि प्रोफाउंड और सीवियर डिसेबिलिटी वाले होते हैं, ये दोनों ही इनकैपेबल होते हैं अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। ये दोनों के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि अपनी लाइफ को चला सकें और मैनेज कर सकें खुद के बल पर। और इनको लगातार केयर करनी ही पड़ती है, किसी न किसी को इनको लगातार केयर की नीड ज़रूरत पड़ती है अपनी पूरी लाइफ के दौरान। किसी न किसी का सपोर्ट इन्हें चाहिए ही 24 घंटा, जो कोई इन्हें देख रेख करे, इनका देखभाल करे। आगे हमने देखा ही था, जो मैंने बताया था वो वाला चैप्टर, 4th वाला चैप्टर, वहाँ पे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के बारे में मैंने वो जो टेबल समझाई थी उसी की बात भी कर रहे हैं। वहाँ पर हमने देखा ही था कि इनका एकेडमिक्स में कैसा होता है, वर्क प्लेस एरिया में जॉब्स में कैसा होता है, और मैरिज स्टेटस कैसा होता है, चारों कैटेगरीज़ का, इन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड।
इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में छोटा सा ही टॉपिक है, मतलब मैंने शुरू की थोड़ा समझाया, बाकी टैलेंट गिफ्टेडनेस के बारे में हम नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे साइकोलॉजिस्ट देखते हैं गिफ्टेडनेस को टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आगे नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल्स की वजह से। उनके अंदर एबिलिटीज़ ही इतनी सारी होती हैं एक्सेलेंट टाइप की, ठीक है। तो स्टडी जो होती है गिफ्टेड चिल्ड्रंस की, उसने वो मतलब स्टडी जो थी गिफ्टेड चिल्ड्रंस के ऊपर वो शुरू हुई 1925 में, जब लुइस टर्मन ने 1500 चिल्ड्रन की लाइफ में जिनका IQ 130 से 130 था या तो 130 से ज़्यादा था, उनको उनके मतलब IQ को टेस्ट करा, जिससे कि वो एग्जामिन कर सके, उन्हें पता लग सके कि इनका इंटेलिजेंस कितना रिलेट कर रहा है इनकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के साथ। मतलब जो काम में जो भी स्ट्रेस आता है वर्क रिलेटेड, और जो भी हम काम में इन्वॉल्व हैं, जिस भी हम वर्क में इंगेज हैं, उसमें रिलेटेड जो स्ट्रेस आता है और जो सक्सेस आता है ऑक्यूपेशनल सक्सेस के साथ, और लाइफ में जैसे इंसान को एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसके साथ। सॉरी मैंने वो सामने ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस लिख दिया, वैसे यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है। तो लुइस टर्मन ने इनके बारे में मतलब पढ़ा 1500 बच्चों के बारे में जिनका IQ या तो 130 है या 130 से ज़्यादा है, मतलब कि सुपीरियर वाले जो होते हैं, सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले, जिससे कि वो जान सके, उनको पता लग सके, एक तरह से एक्सपेरिमेंट टाइप किया कि इनका इंटेलिजेंस कैसे रिलेट करता है, मतलब इनके इंटेलिजेंस का कैसे कनेक्शन है इनके ऑक्यूपेशनल सक्सेस के साथ। जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी वो वर्क में जॉब में एंगेज करा है उन्होंने खुद को, वहाँ पर इतने सक्सेसफुल, इतने टॉप प्रायोरिटी में क्यों जाने जाते हैं, या वो क्यों इतने सक्सेसफुल है अपने काम में, प्लस लाइफ एडजस्टमेंट उन्हें इतने अच्छे से क्यों आता है, ये देखने के लिए। और जो स्टडी थी गिफ्टेड इंडिविजुअल्स पे, वो शुरू हुई थी 1925 में। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स क्या दिखाते हैं, हायर परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज़ की वजह से। उनके अंदर कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और टैलेंट्स इतने सारे पाए जाते हैं कि वो बहुत एक्सीलेंट होते हैं हर काम को करने में, तो उनकी परफॉर्मेंस हाई ही रहती है ज़्यादातर हर एक चीज़ को करने में और हर एक स्किल को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और इतने में जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ भी ना समझ आया तो प्लीज़ पूछ लेना, प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। और कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन हो ना किसी भी चैप्टर से रिलेटेड साइकोलॉजी के, फिर चाहे वो 11th का हो 12th का हो, कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम टैलेंट गिफ्टेडनेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अभी के लिए इतना ही, कुछ भी समझ ना आया तो फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।